वेलकम टू सीएलसी जुडिशरी। यह वीडियो जो वेस्ट बंगाल जुडिशरी का जो इंटरव्यू 15 अप्रैल से शेड्यूल होने वाला है उसके लिए लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। दिस वीडियो इज बीइंग अपलोडेड बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स दे क्रिएट पैनिक दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, लाइक आप दो तीन बेसिक सी चीज़ें डाल लीजिए। ये वीडियो डालने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, काफ़ी मेहनत करके पहुंचते हैं और जाने अनजाने में उनकी कुछ गलतियां ऐसी होती है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और फिर से जीरो लेवल से फिर से उन्हें पीटी मेंस और ये सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो आपका इंटरव्यू खराब ना हो। हम लोगों ने बिहार एपीओ का भी इंटरव्यू चलाया था, वो सारे वीडियोज यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो भी वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए अपलोड किया जा रहा, तो आप ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखेंगे कि वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए अलग इंटरव्यू, एपीओ के लिए अलग इंटरव्यू। सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे। वो जो चंद सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर लीगली एंड लॉजिकली करेक्ट आपको देने हैं। किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियलिज्म या कोई झूठी सच्ची स्टोरी नहीं बनाएंगे। अगर वो आपकी झूठी सच्ची स्टोरी पकड़ी जाती है तो फिर इंटरव्यू बोर्ड इरिटेट होता है। जज का पोस्ट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो डाउटफुल निकल के आती, और इस कारण से आप देखेंगे कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो जाता है और अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप जितना नेचुरल रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। मेरे को इतने सालों में सिर्फ यही लगा कि कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब लीगली एंड लॉजिकली करेक्ट आपको देने हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इंटरव्यू। अगर आप में से किसी को लगता है कि इससे ज़्यादा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं है इंटरव्यू। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपने पढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी अच्छी है, सारे सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर लें। अब इंटरव्यू के दौरान टाइम काफ़ी कम होता है, सारी चीज़ों को फिर से पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो चंद सवाल ही होंगे। नंबर 3, बहुत सारे इंटरव्यू मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछे, तो जो हमने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब अगर आप सही नहीं दे पा रहे तो मेरी ड्यूटी है कि उन सवालों के सही जवाब क्या होंगे। अक्सर मैं देखता हूँ कि मॉक इंटरव्यू में सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, हाँ ठीक है ये कर लेना, हाँ ठीक है वो कर लेना, लेकिन किसी भी सवाल का सही जवाब क्या होगा वो नहीं बताया जाता। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो जो सवाल पूछते हैं उन सवालों के जवाब भी बताएं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स का हेजिटेशन दूर हो सके। अब वन वे इंटरव्यू है, सिर्फ सवाल पूछना, सिर्फ मॉक करना, उनके जवाब नहीं देना, उनके आंसर नहीं बताना, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के मॉक इंटरव्यू से किसी का कोई फायदा होगा। दिस इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। आपका क्रूशियल समय निकल गया और सब कुछ खाक में मिल गया। तो आप जहां भी इंटरव्यू की तैयारी करें
तो जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब जरूर मांगिए, ये आपका अधिकार है। एक और बात कि कौन सा जवाब बेहतर है, ये वर्कआउट करना। तो आपको इंटरव्यू में जितना शॉर्ट बोलेंगे, जितना एक्यूरेट और इफेक्टिव तरीके से बोलेंगे, उतना ही शानदार इंटरव्यू होगा। तो आइए देखते हैं ये लाइव मॉक इंटरव्यू सेशन। और अगर आप वेस्ट बंगाल जुडिशरी के कैंडिडेट हैं तो आप जरूर स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फोन कर, आप हमसे टाइम लेकर, अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और अगर आप कैंडिडेट नहीं है वेस्ट बंगाल जुडिशरी के, तो आपके जानने में अगर कोई वेस्ट बंगाल जुडिशरी इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। आइए लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। बेसिकली इंटरव्यू में so far as what I have understood, it's only a psychological and a screening test of the personality, and there is nothing to panic about. Very simple questions are asked. In fact, there is a very bad miscommunication into the academic field that इंटरव्यू के लिए ये करो वो करो, नहीं तो नंबर नहीं आते। ऐसा भी देखा गया इंटरव्यू में किसी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और किसी के बहुत ही खराब आते हैं। तो बहुत ही खराब नंबर आते तो उसका सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने पैनिक किया या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी। इंटरव्यू के लिए आपको कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं करनी है। अगर आप कोई आर्टिफिशियल चीजें या किसी झूठ का आप सहारा लोगे तो नेचुरल फीलिंग नहीं आ पाएगी। और वो जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं दे आर वेरी वेटरन, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और वो एक सेकंड में आपको जज कर लेंगे। तो इंटरव्यू में जिनके बहुत खराब नंबर आते हैं तो इसी कारण से आते हैं कि वो अपने आप को ऑनेस्टली और ट्रूली प्रेजेंट नहीं कर पाते, कोई फिल्मी कहानी सुनाने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजें, और उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो इंटरव्यू बोर्ड उससे इरिटेट होकर और फिर वो बहुत ही खराब नंबर आएगा ही आएगा। तो so far as me what I have understood, there is nothing to panic about. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस आप जानते हो उनका आंसर दो, जो आप नहीं जानते तो सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट, ऐसे कह के निकल जाना। एक आपका हर इंटरव्यू दो पार्ट में होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यूट्यूब पे हमारे तो वीडियो आपने देखा ही होगा। इनफॉर्मल में आप क्यों जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हम लोग थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा सब्जेक्टिव करेंगे। तो फॉर्मल पार्ट में जो है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्यों वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। My first preference is judiciary, and I want to join in West Bengal because I like the culture of West Bengal. I feel very comfortable in West Bengal. From where you did LLB? Bengal. West Bengal. You have been brought up in Bihar. which district? Madhepura. Your schooling? Madhepura. Bihar. So, do you know how to speak or write Bengali? Yes, sir, I know.
आप ये ठीक है, ये जो आपका जो आंसर है ना कि ये प्रॉपर आंसर नहीं हो पाया। आई लाइक बंगाली कल्चर, तो समझ जाएंगे कि I actually like Bengali culture and Bengali people. They are very helpful. all Bengalis may not be helpful. Actually, Like I you met that people. Whichever I met, they are very good people. may have been good time so far till now. Like you, sir. This is you are directly just ये जो आपका आंसर है कि बंगाली पीपल आर वेरी स्वीट. No, no, actually, there is a in Bengal. I think every female feel very safe. That's all right, but this seems to be not a natural answer. Not a appropriate answer. आपके पास बहुत ही इसका खूबसूरत आंसर है. आप गेस कीजिए क्या होगा. बहुत ही खूबसूरत आंसर है. सर आप बता दीजिए। अरे आपके पास, आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत आंसर है. नहीं आ रहा दिमाग में। आपने आप ये आंसर कि आई डिड माई LLB फ्रॉम वेस्ट बंगाल. During 5 years I met with and I have been assimilated into Bengali culture. People are very sweet. Atmosphere is very sweet here. So it would be my dream to get a job in West Bengal. Yes. आप खुद कंपेयर कीजिए जो आंसर आपने दिया था और ये आंसर, दोनों में क्या अंतर है. बहुत डिफरेंस है, ये एकदम अप्रोप्रिएट वे में है कनेक्ट करते हुए बात. हाँ, यही आपको करना है. इसी लॉजिक के साथ हमारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में बिहार एपीओ में 80+ अधिकतर को आया है आउट ऑफ 100. जो रिजल्ट भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था. तो मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ. जैसे आपने अपना आंसर दिया था ना बंगाल का कि कल्चर और वो, तो आर्टिफिशियल जो लोग हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जजेज जो होते हैं वो समझ जाते कि जॉब के लिए झूठ बोल रही है. तो उनके माइंड में होता है कि ये एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए झूठ बोल रही है. सी इज नॉट ऑनेस्ट. और इतने रिस्पॉन्सिबल एक जज की कुर्सी पे कैसे इसे बिठाए जो कि पहले से ही झूठ बोल रही है. आप, ये आपका कन्विंसिंग आंसर है कि 5 साल आपने गुजारे हैं बंगाल में, LLB आपने बंगाल से किया है, यहाँ के देखा, माहौल देखा, सिर्फ गुड प्लेस हियर, ऐसे आप कह सकते हैं. और इस दौरान मैं बंगाली बोल भी सकती हूँ, बंगाली लिख भी सकती हूँ. ये सब अब बंगाली पेपर होगा, वो पास किया होगा तभी आप. सर एक्चुअली बंगाली पेपर उसमें नहीं रहता है, लेकिन ऐसे बंगाली का सब कुछ आपको जानना होगा. हाँ हाँ, वो तो वो पोर्शन आपका ठीक है ना. यस सर. हाँ, तो एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए अपना. My name is Harsha Mishra. I completed my senior secondary from Bihar and BA LLB from Jogesh Chandra Chaudhary Law College, Kolkata. And after that, now I am preparing for judiciary and other law-related exams. That's good. Why you are preparing for exam? You have completed LLB. You can enroll yourself into the bar. You can also join practice. Why preparing for judiciary and other competitive exam? My first priority is judiciary because it is my dream job, and I also get a stable salary in this job. If I enter into the practice, the first 5 or 6 years is struggling for a lawyer. How judiciary is your dream job and why? एक्चुअली सर हम इनफॉर्मल क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं.
चलिए इसमें घबराइए नहीं, आप ये नहीं बोलिए कि ड्रीम जॉब, ये बोलना है ना जबरदस्ती मक्खन लगाना है, जबरदस्ती का तारीफ करना है। आपको जुडिशरी और एपीओ ने आप ये कहिए कि आई नीड ए गवर्नमेंट जॉब in Yes, sir. which my law degree may be utilized. So for utilization of law degree, the government jobs, judiciary, APO. तो देन वो आज मतलब ये भी बोल तो सकते हैं ना कि ना आप प्राइवेट फर्म में क्यों नहीं ज्वाइन किया अगर लॉ डिग्री का ही करना था। हाँ, आप ये बताइए कि प्राइवेट फर्म में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। टुडे यू आर देयर, टुमारो यू मे नॉट बी देयर। ओके, प्राइवेट फर्म में कब आपको निकाल दिया जाएगा, नोबडी नोज। प्राइवेट फर्म में जॉब सर्वाइव एज लॉन्ग द बॉस इज हैप्पी। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और प्राइवेट तो एक मूवी तो बोल सकते हैं ना कि एक मतलब इस जॉब में बहुत इंडिपेंडेंट होकर काम करने मिलता है। आप वो सारी चीजें एक हाई कोर्ट जज के सामने आप इंडिपेंडेंट बोलोगे तो इरिटेट होगे। आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए गवर्नमेंट जॉब plus it is a very very responsible and respectable job where all hopes are lost, last hope and ultimate hope comes at the court. So to stand truly and correctly upon the wishes of the people, डूइंग जस्टिस, तो इस तरीके से आप तारीफ कर सकते हैं। सर आप बहुत अच्छी अच्छी लाइन बोले तो उसको सर ये कैसे बोलेंगे, मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि जुडिशरी ही क्यों है तो उसको क्या बोलेंगे, तो मुझे आप बोलेंगे कि जुडिशरी इज ए वेरी रेस्पेक्टेबल एंड वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब टू डू जस्टिस बीइंग uninfluenced by any external pressure. That is not easy job. Sometimes VVIPs are there. You become totally VVIPs, very very important persons, जैसे political cases and all that cases. So you have to be neutral, impartial and fair. So lot of external pressure works. So you have to be mentally sound. You have to be morally and ethically very very sound. So this is a very very responsible and challenging job, and job of judiciary is very very respectable. So it's not an easy job, it's a very very responsible job. आपको बनावटी चीजें कुछ भी नहीं करनी है। वीडियो रिकॉर्ड किया ही जा रहा है, आपको दिया ही जाएगा, इन रिकॉर्डिंग्स को सुनिएगा, उस हिसाब से अपना आंसर आप डेवलप कीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये एज इट इज। आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे, और फेस लाइक इंटरव्यू में कभी भी फेशियल ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे, मतलब आप इसे समझिए कि एज इफ यू आर फेसिंग द इंटरव्यू। उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो इनफॉर्मल पे तो हम लोगों ने बहुत कुछ, अब देखिए जो इनफॉर्मल क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वो फिर आपको बोलेंगे कि आप बिहार से हो, कल को बिहार जुडिशरी में हो जाएगा तो यू शैल लिव हियर। तो आप बोलिए कि सर मैं वेस्ट बंगाल में सीनियर हो जाऊंगी, बिहार में जाऊंगी तो मैं वहां पे जूनियर हो जाऊंगी। सो जॉब के बाद बिहार देना और वहां जूनियर बन के काम करना बिहार में, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी विजडम। सो देयरफॉर क्विटिंग जॉब हियर, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन अराइजेस। वैसे भी तो आप मान लीजिए कि बिहार अगर आप ज्वाइन भी करेंगे तो बिहार की कब वैकेंसी आएगी, कब नहीं आएगी अगले। वेस्ट बंगाल में आप एज ए सीनियर ज्वाइन करेंगे, आपका सीनियरिटी काउंट होगा यहाँ पे। बिहार में उतना ही आप जूनियर हो जाएंगे।
तो वेस्ट बंगाल इज बेटर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी वेस्ट बंगाल में हमने देखा है कि डे टू डे वर्किंग प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी क्वेश्चंस रहता है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज्यादा ही रहता है। वैसे तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हर जगह क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा डे टू डे जो वो आपसे फिर आप डे टू डे कोर्ट वर्किंग पे। हाँ, डे टू डे वेस्ट बंगाल में ज्यादा पूछा जाता है। दिल्ली में भी पूछा जाता है और यहाँ ज्यादा पूछा जाता है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं इनफॉर्मल पे, डे टू डे वर्किंग पे। आज थोड़ा सा हम लोग डे टू डे वर्किंग का थोड़ा थोड़ा मिक्स टाइप करके, थोड़ा सा इनफॉर्मल, थोड़ा सा डे टू डे वर्किंग, थोड़ा सा सब्जेक्टिव, ऐसे करके आज हम लोग कर लें। डू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट वर्किंग? नो सर। You are totally a fresher. Yes sir. So how you will adjust yourself here? You don't have any experience. So I think with when the time passes, I will gain some experience. आप ये कहिए कि during training I shall sir. try to give my 100%. I hope and believe that I shall manage all those shortcomings very soon. तो ये अब झूठ नहीं बोलना है कि अब एक्सपीरियंस नहीं है। नो, उन्होंने कोर्ट वर्किंग है या कोर्ट वर्किंग नहीं है। लोग क्या करते हैं कि माहौल खराब हो रखा, अब कोई इस तरह से इंटरव्यू चलाएगा तो पैनिक क्रिएट करते हैं कि अरे आपको तो कोर्ट वर्किंग का एक्सपीरियंस ही नहीं, आपका होगा ही नहीं। आपको कोर्ट वर्किंग का अगर एक्सपीरियंस है तो इट डजंट मीन कि आपको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर आएंगे, और कोर्ट वर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो इट नेवर मीन्स कि आपको इंटरव्यू में नंबर नहीं आएंगे। वो पूछते हैं आप सच बोलते हैं या झूठ। अगर कोर्ट वर्किंग का एक्सपोजर नहीं है और आपने कह दिया कि हाँ है, और अगर आपका झूठ बेनकाब हुआ तो फिर बहुत बुरे नंबर आता है, बहुत ही बुरे नंबर, इतने बुरे नंबर आते हैं। और खासकर बिहार में ये चीजें बहुत देखने को मिलते हैं। 35 तक लाना भी दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो कोर्ट वर्किंग में आप ये देखिए, जस्ट टेल मी द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल, how criminal law comes into motion. So first of all, if an informant files an FIR, register an FIR, then based on that FIR, police first investigate that whether there is prima facie case or not, and the police sends the occurrence report under section 157 to the magistrate, and in that report police states whether police is going to start investigation or not. After that, if after that full investigation under section 174, police sends the report to magistrate. Under section 155, magistrate takes 190 magistrate takes the cognizance of the offence on police report or information of other person or on suo, and after that the crime starts. आपका आंसर, criminal law comes into motion by two ways, one by through the police and other through the court. Through the police, informant gives the information and FIR is registered under 154. 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई है। 154 में ओनली इंफॉर्मेशन,
की बात की गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात 207 में की गई है। वो हम लोग अगले क्वेश्चंस में कि FIR क्यों, हाउ, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, हाउ, व्हाई इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड ऑल दैट. So, police during investigation collect evidence, and if case is with sufficient evidence requires trial, police will forward it to the magistrate under section. कौन से सेक्शन में? 170 155. चार्जशीट So charge sheet 174, 170. ये बहुत 173. हाँ 173 सब सेक्शन 2. Yes, sir. 155 is something else. Information, yes, sir. Related to non-cognizable offense, investigation related. 154, and when the charge sheet is filed, magistrate takes cognizance upon it, and it is to be seen whether it is travel by magistrate or travel by session court, and if it is travel by session court, the case is sent over there, and copies to the accused is to be supplied. Thereafter charges are to be framed. ट्रायल commences, वो पूरा ट्रायल प्रोसीजर है. तो Yes, sir. criminal law comes into motion by two ways, one through the police and another through the private complaint. वो सब हम लोग करेंगे. अभी तो वो तो सारी पूरे मतलब डिटेल कोर्सेज में मॉक में इतना पॉसिबल नहीं है. What is group liability into the crime? Group liability. When a crime is committed by more than one person in furtherance of their common intention, then each of such person is liable as the act is done by them alone. If it is committed in furtherance of a common intention, you are talking about section 34. Yes, sir. So what about 149? So that Act- is common object. Is the group liability also into the common object or not? Yes, sir. And whether into conspiracy, is there any group liability or not? Yes, sir. In conspiracy, there is also group liability. And in abatement? Yes, sir. तो ग्रुप लाइबिलिटी ऑफेंसेज आर सेक्शन 34. अबेटमेंट, जैसे एक सेकंड होल्ड रखिएगा. हेलो हेलो जी, हो रही है. अच्छा, हाँ. अभी मैं बाहर हूँ पटना से, तो लॉन्ग आउट स्टेशन है, तो आएंगे तो कॉन्टैक्ट कर. एक कोई अर्जेंट कॉल आ गया था. तो so far as group liability offense is common intention, that is section 34. Another is abatement. Another one is criminal conspiracy, and another one is unlawful offenses committed by unlawful assembly. Group liability comes into picture when a crime is committed by more than one person. Yes, sir. Simply, this is about group liability. Is there vicarious liability into the crime? Yes, sir. There are some sections in IPC, like when some
Actually, I don't remember the section where a person provides a property for doing of crime on that property, then the owner is made liable. आपने रिवाइज नहीं किया था आईपीसी आज? सर रिवाइज किया था बट ये सेक्शन का नहीं था. विकैरियस लायबिलिटी इनटू द क्राइम 34 में है या नहीं है? Yes, sir. How vicarious liability is there into section 34? If that person is doesn't commit the crime but only present at that place, then that person shall also be liable. And that liability is on behalf of liability of the perpetrator of the crime, other person Yes. of the crime. Yes, sir. Into criminal conspiracy, Yes, sir. There is also criminal liability. because conspirators are agent of each other. Yes, sir. Into unlawful assembly, mere presence into the unlawful assembly make him liable. Yes, sir. हाँ, तो जो भी ग्रुप लायबिलिटी अबेटमेंट में जो अबेटेड पर्सन जो अबेटर होता है इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री एंड अबेटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री. Sorry, abater is principal of second degree and abated person Principal of first degree. who actually commits the crime is principal of first degree. So tell me ingredients of section 34. There must be two or more person, and they must participate in crime. There must be a common intention. What is the meaning of common intention? The common intention means prior meeting of mind. So prior meeting of mind is necessary. Yes, sir. So how common intention is different from conspiracy? Conspiracy. Sir, common intention means prior meeting of mind, or in conspiracy, if two or three persons conspire for the offense or makes an agreement, even they don't know the further act of the other person, they will also be liable because of the common intention. Into conspiracy there is prior meeting of mind or not? Yes, sir. Into conspiracy also there is Yes, sir. prior meeting of mind. Into common intention also there is prior Yes, sir. meeting of mind. But in case of common intention, an act must be performed in furtherance of common intention. In case of conspiracy, it is not required. In case of conspiracy, any act done towards commission of the offense in pursuance sir, right. in pursuance of Right. so the word and sentences are different Yes, sir. into criminal conspiracy and into common intention. Yes, sir. So something is common into both of them. Something is also common into common intention, and something is also common into criminal conspiracy. What is common between these two? That is previous meeting of mind. Yes, sir. Conspirator also previously decides, they meet in person, they hatch a conspiracy, they chart out the whole plan. Into common intention also there is a previous meeting of mind. So far as both are similar, but the difference is into
Yes, sir. In case of conspiracy, in case of common intention, the act must be performed in furtherance of that intention. But in criminal conspiracy, only conspiracy is enough. An agreement is enough. That is for criminal conspiracy. Yes, sir. And that is for civil conspiracy. No. An agreement to commit crime itself is an offense. Yes, sir. Mere agreement, आपको कहना ऐसे चाहिए, into criminal conspiracy, mere agreement to commit an offense itself makes the crime of criminal conspiracy complete. Into common intention, previous meeting of mind, no act done in pursuance of previous meeting of mind, no crime is committed. Yes, sir. Conspiracy is more dangerous than common intention, because into conspiracy, previous meeting of mind with regard to committing an offense makes the crime complete. आप उसी चीज को बोल रहा था कि mere agreement to commit an offense is sufficient. आपने ही कहा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था ना. Yes, sir. तो उसी को थोड़ा सा एग्रीमेंट में तो मीटिंग ऑफ माइंड होगा या नहीं होगा? कैन देयर बी एन एग्रीमेंट विदाउट मीटिंग ऑफ माइंड? No, sir. कॉन्ट्रैक्ट में इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंसेंसस एड. Done. हाँ, तो दोनों में अंतर यही है. तो प्लस फाइव प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड. सिविल वाले में अगर जैसे सिविल अगर अदर दिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लेंगे तो उसमें तो कोई मींस की एग्रीमेंट के चलते तो वो लायबल नहीं. हाँ, मतलब सम एक्ट इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी हैज टू बी कमिटेड, तब लायबिलिटी होगी. तो दैट इज सिविल कॉन्स्पिरेसी. Why prior meeting of mind is necessary into common intention? For forming of common intention, prior meeting of mind is necessary. Why? Without meeting, how can common intention can be formed? आप कहिए कि there can be no common intention unless there is prior meeting of mind. And मतलब उसी चीज को आपका Not अच्छी लैंग्वेज में. आपके नो द मैन बाय हिज लैंग्वेज कहते हैं ना, किसी की भाषा से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है. तो आपको आप जितना सिंपल, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आप खुद ही उलझ जाएंगे उसमें. तो आप जितना इसको सिंपल रख सके उतना ही आपके लिए बेहतरीन हो. आप सीधा कहिए कि an intention can never be common unless it is shared, and that sharing can be done through previous meeting of the mind. Unless there is previous meeting of mind, there can be no sharing, and if there is no sharing, there can be no common intention. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. चार आदमियों ने तय किया कि XYZ को लाठी डंडे से पीटेंगे. उसमें से एक आदमी ने पिस्टल अपने कमर में छुपा रखी थी और हिडन पिस्टल था उसके पास. एक के पास, टोटल 4 थे, एक के पास हिडन पिस्टल था. डिसाइड किया कि भाई इस बंदे को पीटेंगे XYZ को लात घूसे डंडे से. जाते हैं, उस बंदे की पिटाई शुरू कर देते हैं लात घूसे डंडे से. चारों जाते हैं और जो हिडन पिस्टल वाला बंदा था उसने पिस्टल निकाला, गोली मार दिया. क्या ऑफेंस बनेगा?
सर मर्डर का। चारों पर? नो सर, भाई चारों पे देयर क्यों? गॉट नो कॉमन इंटेंशन फॉर मर्डर ऑफ दैट पर्सन, भाई because that no prior meeting of mind for murdering of that person, only for fighting with that person. यू आर क्लोज टू द आंसर, लेकिन आंसर आपका बेहतर ऐसे होगा, बिकॉज द पिस्टल वाज हिडन, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर नॉट अवेयर about the pistol, so there cannot be said any common intention to the point a pistol was there. There was only common intention to the extent of physical beating and assault. They did the physical beating. Another member brought hidden pistol and he shot him dead. So he alone is responsible for 302, and other members, depending upon injuries, maybe 323, 325, or whatever the nature of 326, whatever the nature of the injuries, other persons are responsible for causing injury 34, and that hidden pistol man is responsible for 302. 302 का चार्ज इन लोगों पे नहीं लगेगा। Yes, sir. ये दिल्ली जी का क्वेश्चन है, दिल्ली जुडिशियल इंटरव्यू में पूछा गया था, हमारे एक स्टूडेंट से पूछा गया था, सिलेक्शन हुआ उसका। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? So in case of common intention, there is prior meeting of mind, but in case of similar intention, there is no prior meeting of mind, and person is liable for their individual acts. Correct. Any example? Sir, if a person A or B makes a plan to kill C and go there for murdering C, then there is a common intention. But if two person like A and B, they don't know each other, they never meet each other, and both want to kill C, and they go there to kill C, but they don't know each other, or they don't have plan, even they don't know about each other's mindset, and they use sharp weapons to kill C. Then मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। A and B decides to beat C. Yes. They had previous meeting of mind, common intention. This is for 34. Similar intention. One boy is teasing a girl. Passers-by surround the place, and few of them start beating the boy. एक कोई लड़की है, उसे एक मंझला कोई छेड़ रहा था, आसपास के लोगों ने देखा, उसे पकड़ के पीट दिया। तो जो भी आसपास के लोग थे, पासर्स बाई असॉल्टिंग दैट बॉय, दे हैड सिमिलर इंटेंशन। Yes, sir. सो डिफरेंस बिटवीन, आपने बहुत ही सही कहा कि आप अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वीडियो में देखना अपना फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, ये स्माइलिंग रखना है, कूल एंड बैलेंस रखना है, और इसी तरह से स्माइलिंग रखना है। आज पहला सेशन था, लेकिन 2-3 बार ये चीजें हो चुकी, तो आप अभी से ही चाहो तो 1 आध मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन आपको बस उसी तरह से अटेंटिव रहना है एज इफ यू आर फेसिंग द इंटरव्यू। डोंट कंसिडर दैट दिस इज ए मॉक इंटरव्यू, कंसिडर इट एज इफ इट इज योर इंटरव्यू। वो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। Yes, sir. सवाल पूछते रहें और एक्सप्लेन ना करें तो ऐसे कोई समझ नहीं पाता है नहीं, कि फिर ऐसे इंटरव्यू का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे इंटरव्यू टाइम वेस्टेज, मनी वेस्टेज, ऐसे इंटरव्यू का कोई, सवाल पूछिए डिस्कस नहीं कीजिए, सवाल पूछिए एक्सप्लेन नहीं कीजिए, सवाल पूछिए उसका आंसर नहीं दीजिए, तो ऐसे इंटरव्यू से क्या होना जाना, कुछ भी नहीं होना।
ऐसे तो बिना किसी गाइडेंस के खुद ही चला जाए बंदा। मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे को रहा नहीं जाता, मैं बोलता भी कि देर इज नो वर्थ ज्वाइनिंग मॉक अनलेस देर इज एक्सप्लेनेशन। अब जैसे देखिए मैं कैसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपकी गलतियां उसे ठीक भी कर रहा हूँ, बीच बीच में आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना, ऐसे नहीं वैसे बोलना। तो इससे होता क्या है ना कि यू जस्ट हैव सम ऑफ द आइडिया कि कैसे फेस करना है। सो हम लोग ब्रेक चाहिए 1-2 मिनट का, या इट इज ओके? Okay, sir. तो कॉमन इंटेंशन and similar intention, the only difference between the two is there is no previous meeting of mind into the similar intention. Now what is common intention, same intention and similar intention? Sorry, I don't know about the same intention. Same intention may be similar intention, it has not been defined. There has been few cases of similar intention, like a mob assaulting a mob, inflicting injuries upon a person. They may have same intention or they may have similar intention. They don't What have is the difference? case name, case का नाम। No, sir. I'm asking about the difference between similar and same intention. There is no difference as such between same intention and similar intention. These things have not been statutally defined. There has been a case, few of the cases in which our courts defined common intention and similar intention. There have been lots of those cases. And कोई केस का नाम याद है आपको? Sorry, sir, I forgot the name. मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, बहुत सारे केसेस हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है एंड दिस इज ए लीडिंग केस इन विच कॉमन, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। और इसमें 5 लोग थे। मरने वाला का नाम रामचंद्र था, उन्होंने लाठी और वो भाले से, एक्स से हमला किया था प्रीवियस, और हमला करके वो भाग गया था। कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का कोई एविडेंस नहीं था, और जो एक्यूज जो थे डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते थे, और उन लोगों का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि सेक्शन 34 कैन नॉट बी अट्रैक्टेड इन दिस केस। देयर हैज टू बी a meeting of mind with the circumstances of the case. It must be clearly established, then only section 34 can be invoked. Ab when meeting of mind took place, when it didn't took place, that is matter of evidence. And on the basis of fact of the case, this could be, court may reach upon this conclusion. कॉमन इंटेंशन पे कोई कुछ केसेज का नाम बताइए।
महबूब शाह वर्सेस इम्पेरल, Yes. और एक दो केस, तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपका सुरेश वर्सेज, ये केसेज एक दो आपके पास स्टडी मटेरियल नोट्स होगा, ये देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा इन केसेस को। नाउ कमिंग बैक टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? It is an agreement to do an illegal act or a legal act by illegal means. कौन सा केस है जिस केस के फैक्ट पे बेस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन? ये कब जोड़ा गया आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 ये? 1986. नो, 1860. 1913। 1930. आपको थोड़ा सा आज रिवाइज किया है कि नहीं, नए वाले एक्ट में क्या क्या चेंजेज है नहीं है? कल उसको कराया चेंजेज, थोड़ा आज रात में रिवाइज कर लेंगे, Yes, sir. या एक दो दिन के बाद कराएं, एक दो दिन आपको समय दें। सर अगर एक दो दिन बाद कराएंगे तो कुछ और कोई और सब्जेक्ट में इनको दे दीजिए। पहले एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए ना, जैसे आईपी मेजर आपका आईपीसी से ही होगा, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, ये सबसे ज्यादा होगा। प्रोसीजर थोड़ा वीक है, प्रोसीजर का हमको ढंग से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर है बस इतना नहीं है कि बहुत अंदर जाके पूछेंगे मेरे से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको लेकर थोड़ा मैं डे टू डे प्रोसीजर क्रिमिनल केसेज में और सिविल केसेज में वो प्रोसीजर आपका ठीक है, प्रोसीजर के लिए हम लोग रखेंगे। आज आईपीसी चल रहा है, मिक्स टाइप का कराएंगे ताकि आप पे भी लोड ना रहे। कल के लिए जो है आप वो या जो नए वाले एक्ट अब चांसेस क्वेश्चन रखेंगे वो लोग पूछ दें कि भारतीय न्याय संहिता आपने देखा है कि नहीं, अब रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये वही लोग बताएंगे ना। हम लोग तो एज ए कोच, एज ए गाइड, हम लोग तो, मैं तो कहूँगा ना अपने बच्चे लोगों से कि भाई आप तैयारी कर लीजिए। अब नोबडी नोस कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो पूछेंगे भी तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही पूछेंगे, अंदर से हाँ नहीं, अंदर से तो उनको भी नहीं पता होगा, अभी ऊपर से पूछेंगे तो ओवरव्यू एक रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लोग मेहनत भी करें, तैयारी भी करें, एक भी क्वेश्चन ना है, हो सकता है कि उसी से 2-3 क्वेश्चन हो जाए और वहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये कल को क्या होगा नोबडी नोज। हम लोग अपना काम कर, मतलब अपनी तरफ से जो हो सकता है मैक्सिमम वो करता है। 100% हाँ सर, रिपोर्ट प्रोसेस से भी कुछ क्वेश्चन सर रखिएगा, मतलब जो आपके दिमाग में नहीं, मैं तो आई प्रैक्टिस फॉर बहुत लंबे समय तक, 30 इयर्स। तो जैसे सर मेरे एक जान पहचान की लड़की थी, उससे एक बार पूछा गया था कि अगर कोर्ट में ज्यादा प्रेशर बनेगा, मीन्स कोर्ट का जो स्टाफ है अगर वो लोग ढंग से काम नहीं करेगा तो आप कैसे काम को ऑर्गेनाइज करवाइएगा? अगर मैं मजिस्ट्रेट हूँ तो सीजीएम को रिपोर्ट करूंगी, और अगर सिविल जज हूँ तो सीनियर सिविल जज को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करूंगी। तो एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपसे अगर कोई लॉयर बहुत अग्रेसिव होकर बात कर रहा है ऊंची आवाज में, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ इसका आंसर। आप प्रोसीजर से संबंधित मेरे से आप सवाल पूछिए और मैं उसका जवाब देता चलूँगा, कुछ सवाल मैं भी आपको देता चलूँगा। तो ऐसे इस तरीके से करके हम लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, अब इसका जवाब कोई लॉयर बहुत एग्रेसिव हो रहा है तो मैं उसे बहुत ही कूल होके मैं पहले समझाने का प्रयास करूँगी कि इस तरह का एग्रेशन
कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगी, 2-3 बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का बिहेवियर एक लॉयर को अच्छा नहीं लगता, और इसके लिए मैं इसको उतना सीरियस नहीं लूंगी, मैं कूल ही रहूंगी। फिर वो बोलेगी नहीं नहीं वो कुछ माने ही नहीं, तो आप कहेगी अगर सर वो लिमिट क्रॉस करने लगे तो अपने सीनियर को रिपोर्ट करूंगी। तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो आपसे इसलिए पूछा जा रहा कि इधर हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि लॉयर एग्रेशन वगैरह के कारण कुछ नए जो जजेज हुए थे, काफी उनका हंगामा वगैरह भी हो गया, टर्मिनेट भी किया गया उनको। तो बेंच और बार का बहुत ही फ्रेंडली रिश्ता होता, और एक जज को कूल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए इसलिए। पेशेंस होना चाहिए। you can never be a good judge unless you have patience to listen। तो आप ये भी डायलॉग कह सकते हैं कि सर so far as I understand to be a good judge there has to be patience to listen carefully। जो भी उनका एग्रेशन है मैं उनकी सारी बातें सुनूंगी, उनके एग्रेशन का जानने का प्रयास करूंगी, उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसा ना करें। इसके बाद इस आंसर के बाद उनके पास फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचता। इस आंसर के बाद वो कहेंगे कि मान लीजिए कि आपने समझा लिया फिर भी वो नहीं मान रहा तो क्या कर रहा, तो कहिए कि जब से लक्ष्मण रेखा वो क्रॉस कर ही जाएंगे तो फिर मैं आगे रिपोर्ट करूंगी। मतलब आपका जो एरोगेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए बार के साथ। अब लॉयर एग्रेशन कर रहा तो आप भी एग्रेसिव हो जाइए, मतलब ये फाइटिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना चाहिए। ये उसी के लिए आपसे पूछा जाता है, एंड दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे एक स्टूडेंट से एमपी में पूछा गया था, तो हमने उसे ट्रेनिंग दे रखी थी। तो, तो हुआ क्या कि उसने यही बताया कि अगर एग्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, समझाऊंगा, बुझाऊंगा कि वो एग्रेशन ना करें, अपनी मर्यादा का और कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखें। तो दूसरा मेंबर कहता है कि पूरा ये ट्रेनिंग पा के आए हुए हैं। तो एक मेंबर वहाँ गुस्से में आ गया, सुन कहता है कि अगर फिर भी वो ना माने तो सर अगर ना माने, जब सारी लिमिट क्रॉस ही कर जाते हैं तो फिर एज पर लॉ जो मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट करना, जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होगा उसे फॉलो करूंगा। तो फिर चेयरमैन ने कहा वेल गुड, थैंक यू तक बोला उसे। बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। मुझे याद नहीं आ रहा कितने नंबर है, लेकिन एमपी में सिलेक्शन हुआ है। एट प्रेजेंट ही इज जज। बहुत ही बढ़िया नंबर है इंटरव्यू, और शायद उसका इंटरव्यू के ही वजह से हो गया सिलेक्शन, वैसे मेंस में थोड़ा कम नंबर था। पुरानी बात है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि लॉयर अगर एग्रेसिव हो जाए तो क्या करें। अब वहां पे कोई अगर भाषण देता है कि मैं जज हूं, मैं अपने लिए इंसाफ नहीं तो औरों के लिए क्या मैं इंसाफ करूंगा, मैं सख्ती से जवाब, मतलब ये सब बेवकूफी भरे आंसर है। स्मार्ट आंसर इज एक जज को पोलाइट, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो ठीक है एग्रेशन कर रहे हैं, कोई वजह, मैं उनके एग्रेशन के कॉज को समझने का प्रयास करूंगी, उनकी बातों को ध्यान से सुनूंगी, उनसे बड़े शालीनता से। हो सकता है कि आज उन्होंने एग्रेशन किया, कल वही एडवोकेट बड़े अच्छे तरीके से पेश आए। तो ये सब इंस्पायरिंग आंसर है, ये सब परफेक्ट। मेरे कहने से आप मत जाइए। अब चूंकि मेरा आपका आंसर बहुत परफेक्ट होता है।
हम लोग तो सोच से बहुत काफी ऊपर होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है वो, डेट्स ओके, लेकिन देखिए, नंबर वन, आप में वो नेचुरल कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता जबरदस्ती, किसी में भी नहीं आ सकता, आप ही में भी नहीं, किसी में भी नहीं आ सकता। तो आप किसी की बातों पे चलेंगे तो अपना पोटेंशियल आप खो चुके हैं। आप जो आंसर सजेस्ट किया जा रहा उस पे आप खुद विचार करके खुद तय कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, और वैसे कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं, अब मॉक वो सोचते हैं कि जितना मॉक ज्वाइन कर लो, 3 जगह 4 जगह मॉक ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अब हमने बताया कुछ, किसी और ने बताया कुछ, अब उनकी खिचड़ी सी बन जाती है। अब उनकी समझ में ही नहीं आता कि कौन सा आंसर, तो वो जो उनका अपना पोटेंशियल था वो भी लॉस। तो पॉइंट इज दिस कि हमारे कहने पे नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आई एम ऑल्सो नॉट मिस्टर परफेक्ट, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, देयर मे बी सम ब्लंडर और एरर इनटू माय आंसर आल्सो। तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो नेवर हेजिटेट टेलिंग मी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कोर्ट प्रोसीजर से। और तो अभी सोचे नहीं, अगर कुछ और अच्छा कलेक्ट होता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, नोट डाउन की ऐसे इस तरीके से। तो आज का सेशन अब यही हम लोग कंक्लूड करेंगे। कल फोन पिकअप कर लीजिएगा, कल 10-11 बजे के आसपास। दिन के शेड्यूल बहुत बिजी है, वो आपका चूंकि अब इंटरव्यू था तो हम जल्दी जल्दी आए उधर से शॉपिंग से। क्या आप बोल रहे हैं, मतलब इसी टाइम पे नहीं हो सकता? शेड्यूल मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस चलती रहती हैं, और ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये शेड्यूल निकाला, बिल्कुल शेड्यूल नहीं है। मतलब सुबह क्लासेस 6:30 शुरू हो जाती है और रात के 11:30 तक चलती हैं। सुबह 6:30 बजे से लेके रात 11:30, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता, तो हम लोगों का भी एक माइंडसेट होता है। अगर मान लीजिए कि वैसे हम भी आ जाएं बच्चे, मतलब हम लोगों को भी ये इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ती है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे जवाब देना है। ये सारी एक्सरसाइज है। नॉट ओनली द स्टूडेंट, टीचर्स का भी होमवर्क होता है। कोई करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन टीचर का होमवर्क ज्यादा तगड़ा होता है स्टूडेंट से, हम लोगों को भी करना होता। तो भी उतना लंबा ब्रेक, आपका जो 1 घंटे का मॉक होगा ना, तो कभी कभी होता क्या है कि किसी बैच में कोई एग्जाम, कोई टेस्ट या कुछ वैसी चीजें होंगी, तो टाइमिंग का मैं गारंटी नहीं दे सकता। आप फोन मिस मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए इनकेस में, तो जैसे ही नजर पड़े हो ऐसे आप कॉल बैक जरूर कर लीजिएगा। इस टाइम तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इस टाइम केवल वीकेंड में हो सकता। सर मतलब फिर भी 11 बजे से रखेंगे? 10, 11, 12 ऐसे इसी लमसम में। अब मॉर्निंग में 6:30 क्लास। वो कौन सा सब्जेक्ट पे? आईपीसी ही ना? आईपीसी और कोर्ट प्रोसीजर, वो सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। और चूंकि रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, रिकॉल करेंगे टाइम वेस्टेज होगा आपका। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने ये शुरुआत करी है पहली बार, बिहार एपीओ से ये शुरुआत करी है कि जब बिहार एपीओ, तो हम लोगों ने तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था बिहार एपीओ का। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि मॉक में कोई आंसर बताता है, मॉक तो केवल क्वेश्चन पूछने का। तो हमने कहा कि नहीं, हम मॉक में आंसर भी बताएं। आंसर इसलिए बताएंगे कि हमने तो बाकी पहले के सालों में तो आंसर नहीं बताते थे। जैसे सबका मॉक चलता था, 10-20 सवाल लोग भी पूछ रहे हैं, 10-20 और भी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इनको इम्प्रूव, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। तो इस बार हम लोगों ने सोचा था कि आंसर वगैरह बताएंगे। आंसर बताया, हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा।
आप समझ सकते हैं ऑफिशियली जिनके रिकॉर्ड हैं हम लोगों के पास 66 आउट ऑफ 101, और वैसे देखा जाए कुछ फाइलें डाटा मिस हो गया था, तो ओरिजिनल सिलेक्शन जो है 84 है आउट ऑफ 101। तो ये जो ह्यूज परसेंटेज, टोटली अनबिलीवेबल, और ये चूंकि अनबिलीवेबल था रिजल्ट, तो इसीलिए हम लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजों के साथ रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो अब इतना बड़ा रिजल्ट कोई यकीन नहीं करता ना, हम लोगों ने भी, लेकिन उस समय आपका तो 1 घंटे का मॉक हुआ, उन लोगों का तो 4 घंटे का होता था। 9:30 बजे क्लासेस शुरू होती थी, रात के 12-1-1:30 बजे तक चलती थी। हम लोगों ने भी काफी मेहनत किया था उसमें। तो चलिए, सी यू टुमारो।